दिल्ली, रात का वक्त। तेज बारिश में शहर से दूर एक खंडहर बिल्डिंग किसी भूतिया बिल्डिंग से कम नहीं लग रही थी। जहां इस बिल्डिंग में कोई आता जाता नहीं था, वहीं इस बिल्डिंग के एक बड़े से कमरे में जहां एक लड़का अपनी किस्मत आजमा रहा था। एक लंबे समय से वो जिस काम में लगा हुआ था, आज उसका अंतिम दिन था। ये है निहित, एक साइंटिस्ट। हल्के भूरे बाल, गहरी काली आंखें, गेहुआ रंग, आंखों पर लगा एक मोटा सा चश्मा। भाई निहित को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई रातों से जैसे वो सोया नहीं है। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई है, दाढ़ी बड़ी हुई और उसके चेहरे पर थकावट अलग ही नजर आ रही है। हालांकि थकावट होने के बाद भी निहित के चेहरे का ग्लो कम नहीं हुआ। वो बहुत ही स्मार्ट होने के साथ साथ बहुत अट्रैक्टिव भी है। कमरे में मौजूद स्क्रीन और मशीनों पर उसकी उंगलियां कुछ इस तरह चल रही थी जैसे मानो कि वो उनसे खेल रहा हो। तभी वहां टेबल पर रखा एक पानी से भरा कांच का गिलास किसी के टकराने से गिरता है, जिसकी आवाज उस कमरे में गूंज उठती है। गिलास के टूटने की आवाज से निहित का ध्यान अपने काम से हटकर टेबल की तरफ जाता है। वहां वो एक लड़की को खड़ा देखता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और फिर अपनी बड़ी बड़ी फटी आंखों से उसे देखने लगता है। भाभी आप? ये कहते हुए निहित वहां मौजूद लड़की को हैरानी से देखता रहता है और फिर आगे कहता है, आप यहां क्या कर रही हैं? ये थी निहित की होने वाली भाभी त्रिशा। बेहद खूबसूरत, लंबे बाल, काली गहरी आंखें, गोरा रंग। त्रिशा के पिता शहर के एक बड़े बिजनेसमैन हैं। वो एक बड़े घर की बेटी है। ये उसके पहनावे और एटीट्यूड को देखकर ही पता चलता है। त्रिशा निहित को घूरते हुए कहती है, यहां क्या कर रही हूं से मतलब? तुम्हें ढूंढती हुई आई हूं। तुम्हारे भाई तुम्हें कब से कॉल कर रहे हैं, तुम उसका फोन उठाते क्यों नहीं? निहित मुंह बनाते हुए वापस अपनी स्क्रीन की तरफ मुड़ जाता है और कहता है, वो मैं थोड़ा बिजी हूं, फिलहाल आप यहां से चली जाइए, मैं भाई को कॉल कर लूंगा। जिस पर त्रिशा निहित के पीछे आते हुए कहती है, अच्छा जी, बिजी? और जनाब किस काम में बिजी है, क्या मैं जान सकती हूं? तभी त्रिशा की नजर वहां मौजूद स्क्रीन, पोर्टल, सिस्टम पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। तुम कर क्या रहे हो? त्रिशा निहित के सामने आती है और फिर उसे समझाते हुए कहती है, देखो तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारे भाई को तकलीफ पहुंचे। तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हारा ध्यान रखने की सारी जिम्मेदारी ना उन्होंने मुझे दे रखी है। अगर तुम्हें कुछ भी हुआ ना तो मैं उसे क्या कहूंगी? इस पर निहित अपनी एक बड़ी सी स्क्रीन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। फिलहाल आप जाइए यहाँ से। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। ऐसा समझ लीजिए कि सालों से की गई मेरी तपस्या आज पूरी होने वाली है। निहित सालों से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वो बचपन से ही बहुत ज्यादा किसी से हिलता मिलता नहीं है। उसे अकेले रहना ज्यादा पसंद है। वो टेक्नोलॉजी और साइंस की दुनिया को ही अपनी दुनिया मानता है। निहित ने एक पोर्टल बनाया है, जिस पोर्टल के जरिए वो समय चक्र को घुमाकर बीते वक्त में जाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही वो दूसरी दुनिया के लोगों से बात करने की भी कोशिश करता है, लेकिन अभी तक उसे कुछ खास कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन निहित को यकीन था कि वो अपने लक्ष्य के बहुत करीब है और जल्दी ही वो ये जान लेगा कि बीते वक्त में वापस जाया जा सकता है, और ये भी कि इस दुनिया के अलावा भी कोई और दुनिया है या नहीं। लेकिन फिलहाल निहित के मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे, जैसे क्या उसे त्रिशा को अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बता देना चाहिए या नहीं। पर फिर उसे एहसास होता है कि नहीं, अभी ये सही समय नहीं है, और ये सोचने के बाद वो त्रिशा को दरवाजे की तरफ उंगली करके कहता है, प्लीज जाओ यहां से। त्रिशा निहित को देखते हुए गुस्से में कहती है, तुम जानते भी हो तुम्हारा भाई। इतना कहकर वो चुप हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये सुनते ही निहित का दिल पिघल गया और त्रिशा की आंखों में देखते हुए उसने धीरे से कहा, आई एम सॉरी, क्या हुआ है भाई को? वो ठीक तो है ना?
निहित अपने भाई से बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ वक्त से वो अपनी ही दुनिया में खो सा गया था। सिस्टम, मशीन, पोर्टल, बस यही सब उसकी दुनिया थे और इन सब की मदद से वो अपनी खोज में लगा हुआ था। त्रिशा हकलाते हुए उससे कहती है, वो जंग शुरू हो गई है। ये सुनते ही निहित कुछ पल खामोशी से खड़े होने के बाद त्रिशा की आंखों में एकटक देख रहा था। वहीं उसकी आंखों में भी नमी थी। इधर त्रिशा की आंखों में आंसू होने की वजह से उसे भी निहित धुंधला सा नजर आ रहा था। त्रिशा ने अपने 2 कदम पीछे लेते हुए कहा, एक बार उससे बात कर लो, वो तुम्हें लेकर बहुत परेशान है। कल रात उसने मुझसे कहा, अगर मैं लौट कर ना आऊं तो तुम मेरे भाई का ध्यान रखना। त्रिशा की बात सुनते ही निहित को उसके पीछे से आवाज सुनाई देती है, अरे इतना कितना स्वार्थी है तू, जो अपने भाई को ही भूल गया। पीछे पलटकर देखते ही निहित को उसका अक्स नजर आता है, जो उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। निहित गुस्से में कहता है, मैं स्वार्थी नहीं हूं, कुछ वक्त के लिए तो मैं खुद को भी भूल गया था। मेरा भाई ही मेरी दुनिया है, सब कुछ है वो मेरे लिए। ये सुन त्रिशा आश्चर्य से निहित को देखते हुए कहती है, ये तुम किससे बात कर रहे हो, कौन है वहां? निहित त्रिशा की बात सुनकर घबरा जाता है और सर हिलाते हुए कहता है, वहां कोई नहीं है। त्रिशा मानती नहीं और फिर उस कमरे के अंदर आ जाती है। कमरे में ज्यादा अंधेरा होने की वजह से गिरे हुए ग्लास के कांच के टुकड़े त्रिशा के पांव में चुभ जाते हैं, जो त्रिशा को नजर नहीं आते। ओह! त्रिशा को तेज दर्द का एहसास होता है, जिसकी वजह से त्रिशा उस कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है जहां निहित काम कर रहा था। तभी उसका हाथ स्क्रीन से टच हो जाता है और स्क्रीन से एक सायरन की आवाज आने लगती है। सायरन की आवाज सुनते ही निहित परेशान हो जाता है और दौड़ते हुए त्रिशा की तरफ आता है। वो त्रिशा को तुरंत ही जल्द से जल्द वहां से बाहर निकल जाने के लिए कहता है और कहते हुए खुद दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि त्रिशा के पांव में इतनी गहरी चोट है कि वो चल नहीं पाएगी। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद निहित पीछे पलटकर त्रिशा की तरफ हाथ दिखाते हुए तेज आवाज में कहता है, भाभी जल्दी चलो। सायरन की आवाज और तेज होने लगी। सिस्टम से कुछ लाइटें निकलते हुए लुप छुप होने लगी। यही सब देखकर त्रिशा घबरा गई। साथ ही उसके पांव में लगी हुई चोट की वजह से वो खड़ी भी नहीं हो पाई। इधर निहित जब तक कुछ समझ पाता और त्रिशा की तरफ बढ़ता, उसने देखा कि उसके पोर्टल से एक तेज रोशनी निकल रही है जो बिल्कुल त्रिशा के पीछे थी। निहित पल भर में समझ गया था कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। फिर भी निहित तेजी से आगे बढ़ता है और सिस्टम से गिनती सुनाई देती है। 1, 2, 3। 3 तक गिनती होते ही एक जोर से धमाका होता है। उस धमाके के साथ निहित भी जोर से चीखता है और एक तेज रोशनी से वो पूरा कमरा भर जाता है। कुछ ही पल में कमरे में इतनी तेज रोशनी फैल गई कि निहित अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखकर आंखें बंद कर लेता है। कुछ वक्त बाद अचानक से ही आवाज आना बंद हो गई। सब कुछ शांत हो गया और निहित ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अपने सामने त्रिशा को ना पाकर वो बहुत ज्यादा बेचैन हो गया। फिर उसने त्रिशा को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। उसने जब अपने पोर्टल को चेक करा तब वो बहुत कुछ समझ चुका था कि त्रिशा के साथ क्या हुआ है। निहित अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखकर नीचे जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। तभी उसे किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। निहित ने जैसे ही सर ऊपर करके सामने देखा तो वहां उसी का अक्स अपने दोनों हाथ बांधे खड़ा था और कुटिल मुस्कुराहट के साथ कह रहा था, मिल गई शांति तुझे, खोज कर ली तूने बीते वक्त में जाने की। लेकिन ये तो बता, अब तू अपने भाई को क्या मुंह दिखाएगा हैं? निहित ने रोते हुए फिर से अपना सर झुकाकर कहा, चले जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ। तभी निहित का अक्स उसी के पास उसी की पोजीशन में बैठ जाता है और उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है,
तूने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही ली, लेकिन सोचा है तेरा भाई त्रिशा के बिना कैसे जिएगा। ये सब सुनते ही निहित अपना आपा खो बैठा और जोर से चीखने लगा, नहीं नहीं नहीं। फिर वो अपना सर दीवार में जोर से मार देता है। उसके सर में से खून की एक धार शुरू हो जाती है जो उसके चेहरे तक आ जाती है और जिसकी वजह से वो वहीं बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ निहित का भाई शिवेश बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहा होता है। चारों ओर काला धुआं फैला हुआ है। धमाकों की आवाज हर किसी के कान में गूंज रही है। मंजर इतना खौफनाक है कि वहां मौजूद हर व्यक्ति को इस बात का एहसास था कि शायद इस दुनिया में उसका आखिरी दिन हो सकता है। लेकिन वहीं शिवेश अपने हाथों में गन लेकर बेखौफ होकर दुश्मन की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसके चेहरे पर न फिक्र थी न ही डर। हालांकि दुश्मनों की फौज ज्यादा ताकतवर थी और शिवेश के बहुत से साथी इस जंग में मारे जा चुके थे, लेकिन शिवेश एक ऐसा फौजी है जो अकेला ही अपने दुश्मनों को मात दे सकता है। बेहद ताकतवर होने के साथ साथ वो दिल का भी बहुत नेक इंसान है। अगर कोई दुश्मन फौजी भी बेहाल नजर आता है तो वो उसकी मदद करने को भी तत्पर रहता है। इसी तरह जंग के दौरान दुश्मन फौजी को उसके अंतिम समय में पानी मांगने पर शिवेश उसे पानी पिला रहा था कि तभी लगभग 8 से 10 दुश्मन फौजियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसकी तरफ बंदूक तान दी। ये देखने के बाद भी शिवेश ने मुस्कुराते हुए दुश्मन फौजी को पानी पिलाया और फिर चालाकी से वही पानी की बोतल एक फौजी की तरफ फेंक कर उसे मारते हुए और बाकी फौजियों की आंखों में धूल उड़ाते हुए वो वहां से निकल गया। पूरा शरीर जख्मी होने पर भी शिवेश डटकर इस लड़ाई को अंत तक अंजाम देने के लिए तैयार था। इसलिए दौड़ते हुए ही शिवेश ने एक बॉम्ब निकालकर दुश्मन फौजियों की तरफ उछाल दिया और फिर बहुत बहादुरी से लड़ने के बाद शिवेश ने घायल अवस्था में अपने एक साथी को अपने कंधे पर उठाया और बेस कैंप की तरफ बढ़ गया। शिवेश के सर से खून बह रहा था जो उसके चेहरे पर आ गया। इसके बाद भी उसकी नीली आंखें, ताकतवर शरीर, लंबा कद उसको बेहद आकर्षित बना रहे थे। जो भी शिवेश को देखता था बस एकटक देखता ही रह जाता था। बेस कैंप पहुंचने पर वहां मौजूद सभी ऑफिसर शिवेश की बहुत तारीफ करते हैं। फिर उसे ये जानकारी भी मिलती है कि उसकी छुट्टी मंजूर हो गई है, जिसे सुनते ही शिवेश के चेहरे पर एक बड़ी सी खुशी नजर आती है। रात का वक्त कैंप में सभी फौजियों के चेहरे पर खुशी अलग ही नजर आ रही थी। ये जीत की खुशी थी जिसका जश्न मनाया जा रहा था। गाने बज रहे थे, सभी फौजियों के हाथ में ड्रिंक के गिलास थे। कुछ फौजी झूम रहे थे तो कुछ गाना गा रहे थे। वहीं शिवेश भी सबके साथ एंजॉय कर रहा था। तभी एक बड़े ऑफिसर ने ये ऐलान करते हुए कहा, यह पार्टी शिवेश के लिए है। अगर आज वो नहीं होता तो ये जीत नामुमकिन थी। सभी तालियां बजाने लगते हैं और पूरा बेस कैंप तालियों की आवाज से गूंज उठता है। उसी दौरान शिवेश के पास एक फौजी वॉकी टॉकी लेकर आता है और उसे कहता है, सर आपके लिए कॉल है। शिवेश मुस्कुराते हुए उसके हाथ से वॉकी टॉकी लेकर थोड़ी दूर जाकर बात करने लगता है। हेलो। शिवेश के हेलो कहते ही दूसरी तरफ से आवाज आती है, जिसे सुनकर शिवेश के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। उसके हाथ से ड्रिंक का गिलास छूट जाता है, जिसकी आवाज सुन वहां मौजूद सभी लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। आखिर किसका कॉल आया था शिवेश के पास? क्या हुआ त्रिशा के साथ? क्या निहित को फिर होश आएगा? जानने के लिए सुनते रहें समय योद्धा फौजी।